मॉर्निंग गाइस। चैप्टर मटेरियल कॉस्ट और हम मटेरियल कॉस्ट की चैप्टर में स्टोर मैनेजमेंट की 4 टेक्निक को कंप्लीट कर चुके। फर्स्ट, वेरियस टाइप ऑफ स्टॉक लेवल, सेकंड ईओक्यू, थर्ड एबीसी एनालिसिस और फोर्थ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले, वो स्टोर मैनेजमेंट की टेक्निक नहीं है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है। मटेरियल कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसके जो क्वेश्चन है, नोट्स में जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। मटेरियल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब क्या करना है हमें, मटेरियल कॉस्ट की कैलकुलेशन में हमें क्या करना है। आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, रेवेन्यू, कैपिटल, ये कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे मान लो आप जयपुर में रहते हैं, आपकी फैक्ट्री है जयपुर में और आपने एक मशीन परचेज की मुंबई से। मुंबई से आपने एक मशीन परचेज की 2 लाख रुपए की और फिर उस मशीन को आप मुंबई से जयपुर लेकर आए। तो मुंबई से जयपुर लाने में टोटल 5,000 रुपए का आपका फ्रेट का खर्चा लगा। ये फ्रेट का खर्चा क्या करते हो आप, फ्रेट अकाउंट में डेबिट करते हो या फिर उसको मशीन की कॉस्ट में ही ऐड कर देते हो। श्योर है, हम उस 5,000 रुपए फ्रेट के एक्सपेंडिचर को मशीन की कॉस्ट में ही ऐड कर देते। उसके बाद उस मशीन को आपने अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करने में फिर से 2,000 रुपये खर्च हो गए। तो ये जो 2,000 रुपये खर्च हुए वो भी आप क्या करोगे, मशीन की कॉस्ट में ही ऐड कर दोगे। मतलब मशीन को फैक्ट्री में इंस्टॉल करने तक जो भी एक्सपेंडिचर लगता है आप उसको मशीन की कॉस्ट में ही ऐड करोगे। अगर आपने कोई एसेट परचेज की है तो उस एसेट को फैक्ट्री में इंस्टॉल करने तक जो भी एक्सपेंडिचर लगता है वो सारा एक्सपेंडिचर आप एसेट की कॉस्ट में ही ऐड कर देते हो। आपको मैं बता दूं, मटेरियल के केस में भी ऐसे ही होता है। जब हम रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं तो उसको कहां ले जाकर रखते हैं, स्टोर में ले जाकर रखते हैं। तो स्टोर तक मटेरियल पहुंचे तब तक जितना भी खर्चा लगता है, जितना भी खर्चा, वो सब मटेरियल की कॉस्ट में ऐड होता है। स्टोर में मटेरियल पहुंचेगा, कहां से पहुंचेगा, सप्लायर से पहुंचेगा। तो सप्लायर से मटेरियल स्टोर तक पहुंचेगा, तब तक जितना भी एक्सपेंडिचर लगता है वो सब परचेज कॉस्ट में ऐड होता है, मतलब मटेरियल की कॉस्ट में ऐड होता है। अब कौन कौन से खर्चे लग सकते हैं, कौन कौन से एक्सपेंडिचर हम इनकर कर सकते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ कि कौन कौन से खर्चे लग सकते हैं और हमें कौन कौन से खर्चे ऐड करने होते हैं, किसको ऐड नहीं करना है और कौन कौन से खर्चे हमें लेस करने हैं। कुछ लेस भी करने होते हैं, तो क्या लेस करने होते हैं, क्या ऐड करने होते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूं। हम पूरा डिटेल में समझते हैं इसको। सप्लायर, सप्लायर जिससे हमने मटेरियल परचेज किया। ट्रांजिट, ट्रांजिट मटेरियल सप्लायर से हमारी फैक्ट्री तक आएगा तो ट्रांजिट में रहेगा। और ये हो गई हमारी फैक्ट्री का स्टोर, फैक्ट्री स्टोर, जहां पर हम मटेरियल को परचेज करने के बाद में स्टोरेज करके रखेंगे, राइट। सप्लायर से ट्रांजिट, से ट्रांजिट से हमारी स्टोर में, ठीक है। सप्लायर क्या करता है, जिससे हमने मटेरियल परचेज किया है, जिससे हमने मटेरियल परचेज किया है वो बनाता है इनवॉइस। जैसे हम मटेरियल खरीदेंगे वो बिल बनाएगा ना, मतलब इनवॉइस बनाएगा। इनवॉइस कैसे बनती है, इनवॉइस कैसे बनती है, इनवॉइस में सबसे पहले तो लिखा जाता है इनवॉइस वैल्यू। क्या लिखी जाती है, इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू। मैं आपको बता रहा हूं कि इनवॉइस कैसे बनती है, ध्यान रखना, ये भी आपको समझना पड़ेगा क्योंकि हमें बहुत बार इसकी कैलकुलेशन भी करनी होती है। सप्लायर इनवॉइस वैल्यू, जैसे मान लो आपने 10,000 किलो मटेरियल खरीदा और पर केजी इनवॉइस प्राइस है 20 रुपीज, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20,
इनवॉइस वैल्यू कितनी हो गई? 2 लाख रुपए। अगर आपको सप्लायर ट्रेड डिस्काउंट देता है, क्या देता है? ट्रेड डिस्काउंट। आप समझते हो दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट अगर आपको सप्लायर देता है तो वो बिल में से ही कम हो जाता है, ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कभी बिल में से कम नहीं होता है, वो तो हम अगर जल्दी पेमेंट करते हैं तो हमें कैश डिस्काउंट मिलता है, राइट। तो ट्रेड डिस्काउंट, अगर सप्लायर आपको ट्रेड डिस्काउंट देता है तो वो इनवॉइस वैल्यू में से माइनस हो जाएगा। उसके बाद इसमें ऐड होती है जीएसटी। जीएसटी 3 तरह की हो सकती है, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, फिर एसजीएसटी स्टेट जीएसटी, और आईजीएसटी इंटर स्टेट जीएसटी। कोई भी तरह की जीएसटी हो, चाहे वो सीजीएसटी हो, चाहे वो एसजीएसटी हो, चाहे वो आईजीएसटी हो, अगर आपको दे रखी है तो वो जीएसटी हमें ऐड करनी होती है, बिल में जीएसटी ऐड होती है। कोई भी टाइप की जीएसटी हो, जनरली क्वेश्चन में ऐसे अलग अलग नाम तो नहीं देते, बट अगर मान लो अलग अलग दे रखा हो, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, जो भी दे रखा हो, तो वो आपको ऐड करनी होती है। जीएसटी ऐड करने के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि सप्लायर मटेरियल को हमें पैक करके भेजता है, तो जो पैक करने का जो खर्चा है, जिसको हम पैकिंग कॉस्ट कह सकते हैं, बहुत बार वो पैकिंग कॉस्ट अलग से चार्ज करता है, अगर करता है तो। अगर नहीं करता है तो ठीक है। अगर वो पैकिंग करने का अलग से चार्ज करता है तो यहां पर हम ऐड करेंगे पैकिंग कॉस्ट। अगर वो पैक करने का अलग से, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्या क्या हो सकता है वो सब बता रहा हूं, ठीक है। अगर वो पैक करने का अलग से खर्चा चार्ज करता है, अलग से अमाउंट चार्ज करता है, तो इसमें ऐड हो जाएगा पैकिंग कॉस्ट। अगर नहीं चार्ज कर रहा है तो ठीक है, नहीं ऐड होगा, राइट। ये सप्लायर ने क्या बनाया? इनवॉइस। इनवॉइस वैल्यू, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, उसमें जीएसटी ऐड किया, और उसमें पैकिंग कॉस्ट ऐड की। अब ये जो जीएसटी है, बहुत बार ऐसा होता है कि परसेंटेज में दे रखी होती है, जीएसटी इक्वल्स टू 18%। 18% किसका? ये जो इनवॉइस वैल्यू में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू है उसका 18%। हाँ, अगर क्वेश्चन में दे रखा हो स्पेसिफिकली कि आपको जीएसटी 18% इनवॉइस वैल्यू पर चार्ज करनी है, तो ठीक है, आप इनवॉइस वैल्यू पे चार्ज करना। अदरवाइज अगर केवल जीएसटी की रेट दे रखी है, जीएसटी इक्वल्स टू 18%, तो वो जीएसटी ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद जो वैल्यू होगी उस पर कैलकुलेट होगा। तो इनवॉइस वैल्यू माइनस ट्रेड डिस्काउंट, अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, जो वैल्यू होगी उस पर जीएसटी चार्ज होगी, उसमें पैकिंग कॉस्ट, अगर सप्लायर अलग से पैकिंग का चार्ज करता है, पैकिंग का कुछ अमाउंट चार्ज करता है, तो पैकिंग कॉस्ट ऐड होगी, और वो बन गया आपका इनवॉइस। ये आपका इनवॉइस बन गया, ठीक। अब ट्रांजिट में, अब वो ट्रांसपोर्ट से भेजेगा आपको, तो ट्रांजिट के खर्चे लगेंगे। ट्रांजिट में क्या क्या खर्चे लग सकते हैं? ट्रांजिट में क्या क्या खर्चे लग सकते हैं? जरूरी नहीं है कि मैं आपको बताऊं वो सारे खर्चे मैं कवर कर ही लूं, हो सकता है कोई एक दो और एक्सपेंडिचर अलग से क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जो भी खर्चा लगता है ट्रांजिट में, जो भी एक्सपेंडिचर ट्रांजिट में लगता है, वो आपको सारे खर्चे उसमें ऐड करने होते हैं। क्या क्या लग सकता है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट फ्रेट, फ्रेट कॉस्ट, इसको फ्रेट कॉस्ट कह सकते हो, कैरिज इनवर्ड कह सकते हो, या आप इसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कह सकते हो, राइट, या इसको डिलीवरी कॉस्ट कह सकते हो, जो भी है, जो भी आप इसको नाम दो, फ्रेट की कॉस्ट। प्लस अगर आपने इन ट्रांजिट इंश्योरेंस कराया, इन ट्रांजिट इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस की कॉस्ट। इन ट्रांजिट इंश्योरेंस का मतलब समझते हो? बहुत बार ऐसा होता है कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कुछ जैसे एक्सीडेंट हो गया तो हमारा मटेरियल खराब हो सकता है, तो हम इन ट्रांजिट का बहुत बार इंश्योरेंस करा देते हैं। हमने मटेरियल खरीदा मुंबई से, हमारी फैक्ट्री है जयपुर में, तो मुंबई से जयपुर तक मटेरियल आएगा, क्या पता आएगा नहीं आएगा, बीच में एक्सीडेंट हो गया, मान लो गाड़ी का, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, तो हमारा मटेरियल तो खराब हो गया। तो हम बहुत बार इन ट्रांजिट का इंश्योरेंस करा देते हैं। अगर कराते हैं तो जो भी हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए वो उसमें ऐड हो जाएगी, इन ट्रांजिट का जो भी इंश्योरेंस लगेगा वो उसमें ऐड हो जाएगा। प्लस
और क्या एक्सपेंडिचर लग सकता है? और एक्सपेंडिचर लग सकता है कार्टेज। कार्टेज लग सकता है। कार्टेज का मतलब है जैसे ट्रक में मटेरियल आपके शहर तक पहुंच तो गया, मगर वो तो पहुंचा है ट्रक का जहां पर गोडाउन है वहां पे, तो वहां से लगाकर आपकी फैक्ट्री तक लाने के लिए हो सकता है कुछ और आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पे करना पड़े, जनरली उसको कार्टेज कहते हैं। तो वो कार्टेज का एक्सपेंडिचर भी उसमें ऐड हो जाएगा। प्लस कंटेनर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कंटेनर। कंटेनर कॉस्ट क्या? बहुत बार ऐसा होता है कि जो ट्रांसपोर्ट करके, जिस ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमने मटेरियल को परचेज किया है, बहुत बार वो ट्रांसपोर्ट वाला कुछ कंटेनर का यूज करता है मटेरियल को पैक करने के लिए। अगर करता है तो मतलब पैकिंग सप्लायर के यहां से भी लग सकती है और पैकिंग ट्रांजिट में भी हो सकती है। पैकिंग की कॉस्ट दो जगह लग सकती है, सप्लायर भी पैकिंग की कॉस्ट चार्ज कर सकता है और इन ट्रांजिट भी पैकिंग की कॉस्ट लग सकती है। अगर लगती है कॉस्ट तो वो उसमें ऐड हो जाएगी। जो भी कंटेनर की कॉस्ट है, जनरली उसको कंटेनर कह सकते हो या फिर आप उसको केवल पैकिंग भी कह सकते हो, तो जो पैकिंग की कॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांजिट लगती है वो उसमें ऐड हो जाएगी। हो सकता है आपने मटेरियल को इंपोर्ट किया है, अगर आप मटेरियल इंपोर्ट करते हो तो कस्टम ड्यूटी लग सकती है। कस्टम ड्यूटी, अगर आपने मटेरियल को इंपोर्ट किया है तो कस्टम ड्यूटी भी हो सकता है पे करनी पड़े, राइट। तो फ्रेट का खर्चा लग सकता है, इन ट्रांजिट इंश्योरेंस हो सकता है, कार्टेज की कॉस्ट लग सकती है, कॉस्ट ऑफ कंटेनर पैकिंग की कॉस्ट लग सकती है, कस्टम ड्यूटी की कॉस्ट लग सकती है, और भी कोई खर्चा अगर इन ट्रांजिट लगता है, कोई भी खर्चा, ये मैंने एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट आपको बताई है, अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो ड्यूरिंग ट्रांजिट लगता है, वो सारे खर्चे आपको मटेरियल की कॉस्ट में ऐड करना है, राइट। अब इसके बाद में मटेरियल कहां पहुंच गया? हमारी फैक्ट्री में पहुंच गया। फैक्ट्री में पहुंचा है, फैक्ट्री गेट तक। अब फैक्ट्री गेट से हमें उसको स्टोर तक ले जाना है, तो बहुत बार इसमें खर्चे लगते हैं जिसको हम कहते हैं मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। क्या कहते हैं? मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। अगर मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट लगती है तो वो उसमें ऐड हो जाएगी। इसको मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कह सकते हो या इसको अनलोडिंग कॉस्ट कह सकते हो, मटेरियल अनलोडिंग कॉस्ट, राइट। मटेरियल को अनलोड करना पड़ेगा ना, तो मटेरियल को अनलोड करने का जो भी खर्चा होगा उसको मटेरियल अनलोडिंग कॉस्ट कह सकते हो या फिर उसको मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कह सकते हो, वो उसमें ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद वो मटेरियल कहाँ पहुंच गया? इसके बाद वो मटेरियल पहुंच गया स्टोर में। मटेरियल स्टोर में पहुंचने के बाद फिर मटेरियल कॉस्ट में कुछ ऐड नहीं होता, फिर तो स्टोरेज के खर्चे चालू हो जाएंगे। तो स्टोरेज के खर्चे मटेरियल कॉस्ट में ऐड नहीं होते, स्टोरेज के खर्चे मटेरियल कॉस्ट में ऐड नहीं होते। स्टोर में मटेरियल एक बार पहुंच गया, खत्म, फिर मटेरियल कॉस्ट में मतलब परचेज कॉस्ट में कुछ ऐड नहीं होता है। आप समझ रहे हो, यहाँ मटेरियल कॉस्ट का मतलब है परचेज कॉस्ट, फिर परचेज कॉस्ट में कुछ भी ऐड नहीं होता है। एक बार स्टोर में मटेरियल पहुंचने के बाद में फिर उसमें कुछ और ऐड नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद परचेज कॉस्ट में कुछ एडिशन नहीं होगा। फिर जो खर्चे लगेंगे वो स्टोरेज के खर्चे लगेंगे, वो स्टोरेज के खर्चे परचेज कॉस्ट में ऐड नहीं होते, राइट। तो बहुत इजी है, सप्लायर बिल बना, इन ट्रांजिट के खर्चे लगे और हमारे यहाँ अनलोडिंग की कॉस्ट लगी और वो मटेरियल पहुंच गया स्टोर में। ये सब हमें इस तरीके से ऐड करना होता है, मगर ऐसा नहीं है कि केवल ऐड ही होता है, कुछ लेस भी होता है। अब लेस क्या होता है? ये सारे एडजस्ट करने के बाद यहां तक मतलब मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, पहले आपने बिल वाला अमाउंट लिया, उसमें जो जो खर्चे लगे वो सब आपने ऐड किए, फिर मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट यहां तक किया, उसके बाद इसमें से कुछ लेस भी होता है। पहला माइनस क्या होता है? जीएसटी क्रेडिट। जीएसटी की क्रेडिट मिलती है। अब आप कहोगे सर ये जीएसटी की क्रेडिट क्या होती है? बहुत बार टैक्स जो होता है ना जीएसटी, वो बार बार अलग अलग टाइम पे एक ही मटेरियल पे 2-3 बार टैक्स चार्ज हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट जीएसटी क्रेडिट देती है। अब ये जीएसटी क्रेडिट क्या होती है इसको हम डिटेल में यहाँ नहीं समझने वाले। ये जब आप अपना सब्जेक्ट पढ़ोगे टैक्स जिसमें जीएसटी पढ़ोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये जीएसटी क्रेडिट होती क्या। यहाँ डिस्कस करने का मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा पॉइंट हो जाएगा जीएसटी क्रेडिट
इसके लिए पूरा 1 घंटा हमें लग जाएगा कि जीएसटी क्रेडिट क्या होती है, जिसका यहाँ कोई यूज नहीं है, इसलिए मैं जीएसटी क्रेडिट को यहाँ नहीं बता रहा हूँ। आप टैक्स सब्जेक्ट में पढ़ लोगे कि जीएसटी क्रेडिट होती क्या है, वहाँ आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज जीएसटी क्रेडिट। बस यहाँ पर तो हमें ये मतलब है कि ये जो जीएसटी लगती है बिल में, सप्लायर जो जीएसटी यहाँ बिल में चार्ज करता है, उतनी की उतनी क्रेडिट हमें वापस मिल जाती है। जीएसटी क्रेडिट मतलब जो यहाँ पर सप्लायर ने बिल में जितनी जीएसटी जोड़ी थी, वो पूरी की पूरी जीएसटी आपको यहाँ पर माइनस करनी है, चाहे वो सीजीएसटी हो, चाहे वो एसजीएसटी हो, चाहे वो आईजीएसटी हो, किसी भी टाइप की जीएसटी हो, अगर वो जीएसटी बिल में सप्लायर ने ऐड की है तो उसकी वापस हमें क्या मिल जाती है, क्रेडिट मिल जाती है। क्रेडिट कब मिलती है और कब नहीं मिलती है? क्रेडिट अगर नहीं मिलती है तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, क्वेश्चन में दे रखा होगा कि जीएसटी क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। अगर ऐसा क्वेश्चन कहता है कि जीएसटी क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, तो हमें जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलेगी, मतलब आपको माइनस नहीं करना है। बट अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कह रखा हो तो हमें यह एज्यूम करना है कि हमें जीएसटी क्रेडिट मिलेगी। मतलब जो भी बिल में जीएसटी ऐड हो रखी है, आप उस पूरी जीएसटी के अमाउंट को यहां सबसे लास्ट में जाके माइनस करोगे। अगर बिल में जीएसटी का 10,000 अमाउंट ऐड कर रखा है तो आप लास्ट में जाके जीएसटी क्रेडिट माइनस कर दोगे 10,000 रुपए। समझा? अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कह रखा है कि जीएसटी क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, तो ही जीएसटी क्रेडिट आपको माइनस नहीं करनी है, अदरवाइज आपको जीएसटी क्रेडिट माइनस करनी ही करनी है। सीजीएसटी हो, चाहे एसजीएसटी हो, चाहे आईजीएसटी हो, या केवल जीएसटी दे रखा हो, जितना भी जीएसटी का अमाउंट दे रखा है बिल में, वो पूरा आपको लास्ट में से जाके माइनस करना है। केवल कब माइनस नहीं करना है? जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली क्या रखा हो, जीएसटी क्रेडिट नॉट अवेलेबल, राइट। और जीएसटी क्रेडिट क्या होती है, मैंने आपको कहा कि आप डिटेल में पढ़ोगे, जीएसटी के सब्जेक्ट में पढ़ोगे कि जीएसटी क्रेडिट क्या होती है, वहां पर आपको डिटेल में बताया जाएगा कि जीएसटी क्रेडिट बेसिकली होती क्या है। यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा मैटर हो जाएगा और हमारे लिए यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए जीएसटी क्रेडिट मिलती है। इसमें से एक और क्रेडिट मिल सकती है, मतलब इसमें एक और चीज माइनस हो सकती है, और वो है पैकिंग। पैकिंग इफ रिटर्नेबल। पैकिंग दो जगह लगती है। कहां कहां लगती है? एक तो पैकिंग सप्लायर चार्ज कर सकता है, दो जगह लग सकती है, जरूरी नहीं है दोनों जगह लगेगी, या हो सकता है दोनों जगह ही नहीं लगे। अगर पैकिंग एक तो यहां लग सकती है और एक पैकिंग यहां, ये जो कॉस्ट ऑफ कंटेनर मैंने आपको लिखा है यहां ट्रांजिट में, सप्लायर की तरफ से भी पैकिंग लग सकती है और इन ट्रांजिट भी पैकिंग लग सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो सप्लायर होता है, जो पैकिंग करके मटेरियल को सेंड करता है, वो हमें ये कहता है कि अगर आपने हमें पैकिंग रिटर्न की तो हम आपको कुछ रुपए वापस कर देंगे। जैसे उसने पैकिंग का चार्ज किया, मान लो 2,000 रुपए, सप्लायर ने पैकिंग की कॉस्ट चार्ज की 2,000 रुपए, बट सप्लायर ने ये कहा कि अगर आप इसको हमें रिटर्न कर देते हो तो हम आपको 800 रुपए वापस दे देंगे, 800 रुपीज वापस दे देंगे। इसका मतलब पैकिंग क्या है? रिटर्नेबल। अगर पैकिंग रिटर्नेबल है और रिटर्न करने पर जितने रुपए मिलेंगे वो यहां से माइनस हो जाएंगे। मतलब ये सबसे लास्ट में पैकिंग इफ रिटर्नेबल, अगर पैकिंग रिटर्नेबल है और रिटर्न करने पर जितने रुपए मिलेंगे वो हमें माइनस कर देने। जितने रुपए मिलेंगे, जो नहीं है कि जितने रुपए चार्ज किए थे उतने रुपए मिले, हो सकता है उससे कम मिले, हो सकता है उतने भी मिल जाए। तो जितने रुपए मिलेंगे, अगर पैकिंग रिटर्नेबल है, चाहे ये पैकिंग हो चाहे ट्रांजिट वाली पैकिंग हो, अगर पैकिंग रिटर्नेबल है तो पैकिंग को रिटर्न करने पर जितने रुपए मिलेंगे उतने रुपए लास्ट में से माइनस हो जाएंगे, मतलब मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस हो जाएंगे। मतलब मटेरियल की कॉस्ट में से हमें क्या क्या लेस करना है? दो चीजें लेस करनी है। पूरा आप कैलकुलेट कर लो, सप्लायर का बिल, फिर उसमें ट्रांजिट के खर्चे ऐड कर दो, फिर मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट मतलब अनलोडिंग कॉस्ट वो भी ऐड कर दो, और उसके बाद में आपको एक तो जीएसटी क्रेडिट माइनस करना है, और अगर पैकिंग रिटर्नेबल है, रिटर्न करने पर जितने रुपए मिलेंगे उसको माइनस करना है। एंड नेट रिजल्ट इज
मटेरियल कॉस्ट, वो जो होगी मतलब परचेज कॉस्ट, इसको आप ये भी कह सकते हो, इट इज परचेज कॉस्ट। अच्छा, एक दो और इसमें पॉइंट आ सकते हैं, जैसे बहुत बार हम जब मटेरियल परचेज करते हैं तो बहुत बार बीच में ब्रोकर होते हैं। जैसे मान लो आपने कोई लैंड परचेज की, सपोज आपने एक लैंड परचेज की 5 लाख रुपए की, और लैंड आपने परचेज की किसी ब्रोकर के थ्रू, ब्रोकर ने 5,000 रुपए ब्रोकरेज चार्ज की, तो ये जो 5,000 रुपए ब्रोकरेज चार्ज की, इसका क्या करते हो, श्योर है आप उसको लैंड की कॉस्ट में ऐड कर देते हो कि 5 लाख रुपए की लैंड और 5,000 रुपए ब्रोकर को ब्रोकरेज पे की, इट मींस लैंड कॉस्ट इज 5,05,000, राइट। सेम इसी तरीके से अगर आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो और बीच में कोई ब्रोकर है और आप उस ब्रोकर को ब्रोकरेज पे करते हो, तो वो ब्रोकरेज भी लास्ट में जाके ऐड हो जाएगी, ब्रोकरेज अगर है तो, अगर ब्रोकरेज है तो आपको ब्रोकरेज ऐड करनी है। जो भी ब्रोकरेज आप ब्रोकर को पे करते हो फॉर परचेज ऑफ मटेरियल, आप उसको ऐड करते हो। इसमें से एक चीज लेस होती है और वो है परचेज डिस्काउंट। परचेज डिस्काउंट, ये परचेज डिस्काउंट मतलब क्या हो गया, बहुत बार कुछ सप्लायर कहते हैं कि आप अगर 1 साल में हमसे इतना मटेरियल खरीदोगे तो हम आपको 1 साल बाद इतना डिस्काउंट देंगे। आपने अगर ऐसा कुछ देखा भी होगा कि हम आपको 1 साल का टारगेट देते हैं, अगर आपने 1 साल में हमसे 50,000 किलो खरीद लिया तो हम आपको ईयर एंड होने पर 2% का डिस्काउंट देंगे। और अगर ऐसा कुछ टाइम का डिस्काउंट मिलता है कि इतनी टाइम में अगर इतना परचेज करोगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे, वो डिस्काउंट भी अगर आपको मिलता है तो वो लास्ट में जाके माइनस हो जाएगा। ये सब ऐड लेस होने हैं सबसे लास्ट में, मतलब आप ये करोगे, इसके बाद में ये ऐड करोगे, इसके बाद में ये ऐड करोगे, उसके बाद में ये लेस करोगे, ये लेस करोगे, और उसके बाद में आप ब्रोकरेज ऐड करोगे। और अगर कोई टर्म डिस्काउंट मिलता है, इसको टर्म डिस्काउंट भी कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर आप, सप्लायर कहता है इतना परचेज करोगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे 2% का, 1% का, 3% का, वो परचेज करने पे डिस्काउंट है, इसीलिए वो परचेज की कॉस्ट में से ही माइनस होगा, राइट। समझ गए बिल्कुल। अच्छा, आपको ध्यान क्या रखना है, अगर कैश डिस्काउंट मिलता है तो कैश डिस्काउंट परचेज करने के लिए नहीं है। कैश डिस्काउंट किस लिए मिलता है कि अगर हम जल्दी पेमेंट करते हैं तो बहुत बार सप्लायर हमें डिस्काउंट देता है, दैट इज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कभी भी परचेज कॉस्ट में से माइनस नहीं होता है। कैश डिस्काउंट कभी भी परचेज कॉस्ट में से माइनस नहीं होता है, राइट। तो बिल्कुल आप समझ गए मटेरियल कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले तो सप्लायर का इनवॉइस आप समझ गए कैसे होता है, फिर ट्रांजिट के जो भी खर्चे हैं वो भी आप समझ गए। इन ट्रांजिट मैंने एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट ली, हो सकता है कोई एक दो और एक्सपेंडिचर दे रखे हो, तो जो भी खर्चा लगता है ड्यूरिंग ट्रांजिट आप उन सारे एक्सपेंडिचर को ऐड करोगे। फिर फैक्ट्री तक पहुंचेगा तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, फिर उसमें से माइनस करना है जीएसटी क्रेडिट। केवल जीएसटी क्रेडिट आपको माइनस कब नहीं करनी है, जब क्वेश्चन में दे रखा हो जीएसटी क्रेडिट नॉट अवेलेबल, अदरवाइज आपको जीएसटी क्रेडिट माइनस करनी है। जीएसटी क्रेडिट कितनी माइनस करनी है, जितनी भी सप्लायर ने इनवॉइस में जीएसटी ऐड की थी वो सारी की सारी जीएसटी आपको वापस लास्ट में जाके माइनस करनी है। अगर पैकिंग रिटर्नेबल है तो रिटर्न करने पर जितने रुपए मिलेंगे वो आप माइनस करोगे। अगर ब्रोकरेज पे की है परचेज करने के लिए, अगर आपने किसी ब्रोकर को ब्रोकरेज पे की है तो वो ब्रोकरेज आप ऐड करोगे। अगर आपको कोई टर्म डिस्काउंट मिलता है कि इतने टाइम में परचेज करने पर इतना डिस्काउंट मिलेगा, तो वो डिस्काउंट भी आप मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस करोगे। ओके, कैश डिस्काउंट का एडजस्टमेंट यहां पर नहीं होता है, करेक्ट। तो ये मटेरियल कॉस्ट को कैलकुलेट करने का तरीका वैसे तो बहुत ईजी है, हो सकता है इसके थोड़ा बहुत तो आपने 11th-12th के अकाउंट्स में इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत तो वहाँ पे भी समझा है। हमने मोस्टली सारे पॉइंट कवर कर लिए। हो सकता है अगर कोई एक दो पॉइंट जैसे ट्रांजिट में कोई एक दो और एक्सपेंडिचर दे रखे हो तो वो सब मैंने आपको बताया कि मैंने तो एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट ली है, हो सकता है कोई एक दो एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करो तब एक दो एक्सपेंडिचर और आपको मिले तो वो भी यहाँ पर आपको ऐड करने हैं, जो भी इन ट्रांजिट का एक्सपेंडिचर लगता है, राइट। तो ये हमारा टॉपिक मटेरियल कॉस्ट, इट इज नॉट स्टोर मैनेजमेंट टेक्निक। ये स्टोर मैनेजमेंट की टेक्निक नहीं है, स्टोर मैनेजमेंट की टेक्निक नहीं, ये तो एक सेपरेट टॉपिक दे रखा है इस चैप्टर में। मटेरियल कॉस्ट मतलब परचेज कॉस्ट को कैसे
कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और मटेरियल कॉस्ट के जो क्वेश्चन नोट्स में दे रखे हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।